तो वेलकम स्टूडेंट्स। ये जो है ये है लेक्चर नंबर 23 और इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हमने जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। तो थोड़ा सा वीडियोस को मैंने लाने में थोड़ा सा देर किया है, थोड़ा सा अपलोडिंग इशू हो रहा था मेरे साथ। तो खैर वीडियोस ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए और कंप्लीट सीरीज़ आएगा। जो जो मैंने चैप्टर्स को इंक्लूड किया है वो सारे सीरीज़ आपके आएंगे। इस बार जो डिलीटेड चैप्टर है उस डिलीटेड चैप्टर को छोड़कर जो जो सीबीएसई में इंक्लूडेड चैप्टर है उसके भी वीडियोज़ आएंगे। लेकिन थोड़ा सा समय है बीच में, इंटरवल थोड़ा ड्यूरेशन हो जाता है। सो आप लोग इतना कमेंट करते रहते हैं कि मैं मजबूर हो जाता हूँ वीडियोज़ को लाकर, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग अगर मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैंने बोला था कमेंट करिएगा तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिव्यू मिला और सब लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर वीडियो डालने के लिए। तो अगर मैं, होता क्या है ना कि अगर मैं बीच में अगर अवॉइड भी कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों का देखता हूँ, जागरूकता देखता हूँ, अवेयरनेस देखता हूँ आपके पढ़ाई के प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए वीडियोज़ को लाना है और बहुत खुशी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पर एक अपने डायग्राम स्केचिंग किया हुआ है, तो उस डायग्राम्स को आप लोग थोड़ा देखिएगा, ठीक है। अब ये जो डायग्राम्स है, बेसिकली इस डायग्राम्स में मैंने किया ये है कि मैंने इसमें जो कंसेप्ट है इटली का, मैंने इसमें यहाँ पर डाला है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ चीज़ें जो है क्लेरिफाई करने के लिए मुझे स्केचिंग करना पड़ा है ना। लैंडस्केप पोर्ट्रेट मेट का इंटर कन्वर्सन है, तो अगर दिक्कत होगा तो आप इसे रोटेट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें है क्या बेसिकली कि हम लोग जान रहे हैं, इस टॉपिक्स को समझ रहे हैं, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ, तो इटली का कल्चर क्या था, इटली कैसे कैसे आगे बढ़ा, यूनिफिकेशन का कंसेप्ट कैसे आया। तो देखिए, ये जो पूरा ये जो पूरा आप देख रहे हैं, पूरा ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये सब इटली था, ठीक है। ये सारा कुछ इटली था। अब इस इटली को एक होना था, क्योंकि उस समय प्रिंसली स्टेट का कंसेप्ट हुआ करता था, तो सारा प्रिंसली स्टेट जो था अपना अपना था, तो इस सब प्रिंसली स्टेट को एक करना था। तो अब करना क्या पड़ा, अब हुआ क्या वहाँ पर। तो देखिए, चीज़ें शुरू जो हुई कुछ इस तरह से हुई कि देखिए, वहाँ पर एक रीजन ऐसा था जो था सार्डिनिया पेडमोंट का रीजन। ये जो सार्डिनिया पेडमोंट का रीजन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, ये वाला यहाँ पर इसको बोल सकते थे कि इटली का ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट बोलने का मतलब ये हुआ कि राजा का अधिकार यहाँ पर होता था, प्रिंस का अधिकार इस रीजन पे और इस रीजन पे होता था, तो इसलिए इसको हम लोग इटली प्रिंसली स्टेट बोलते थे। पूरा इटली जो था, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग इसी एरिया से हो रहा था, ठीक है। ये बात तय था कि सब एरिया के अपने अपने यहाँ पर राजा हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करता था। इस एरिया में भी छोटे छोटे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पर भी ऐसा कंसेप्ट हुआ करता था, यहाँ पर भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन मेन मॉनिटरिंग जो था ये सार्डिनिया पेडमोंट रीजन से ही हुआ करता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे सार्डिनिया पेडमोंट रीजन तो ये था, तो यहाँ के जो राजा थे उनको विक्टर इमैनुअल टू, किंग विक्टर इमैनुअल टू बोला जाता था। यहाँ पर किंग विक्टर इमैनुअल टू जो थे, इस पूरे एरिया के कंट्रोलर थे। सारा कंट्रोल उनका जो था इस एरिया पर था। देखिए, होता क्या था, यूनिफिकेशन का कंसेप्ट क्यों आया, अगर कोई पूछता है आपसे कि चाहे जर्मनी का, चाहे इटली का, चाहे आगे हम लोग ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, तो यूनिफिकेशन है क्यों। देखिए, यूनिफिकेशन बेसिकली इसलिए होता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि ये पॉलिटिकल डोमिनेंसी करता है और इकोनॉमिक डोमिनेंसी करता है। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ भी बताया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं राजा को डर है, लेकिन वो डर राजा अपने आप को सामने में किसी को दिखाता नहीं है, लेकिन वो बस आर्गुमेंट देता है कि नहीं, हमें पॉलिटिकली स्टेबलाइज करना है, इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर खेल जो होता है कुछ इस तरह से शुरू होता है। ये वाला पूरा रीजन जो है ये तो है सार्डिनिया पेडमोंट का रीजन, और कंट्रोल कौन कर रहे हैं, विक्टर इमैनुअल टू। अब देखिए, इसी एरिया में एक वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका क्या नाम था, कैवियर, ठीक है। कैवियर कैवियर जो थे वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कहाँ के, इसी सार्डिनिया पेडमोंट रीजन के, इस एरिया के। अब चूंकि देखिए, बात ऐसा था कि ये जो विक्टर इमैनुअल टू हैं, ये तो वहाँ के राजा हैं, तो इनके अंडर में ही कौन है, वहाँ पर सीएम है।
कौन है सीएम? ये कैवियर है ना, ये जो है ये कैवियर है। अब इनका खेल यहाँ पे शुरू होता है कि ये जो कैवियर है ना, इनको बोला जाता है किसके द्वारा? विक्टर इमैनुअल टू ने इनको क्या बोला? इनको बोला कि आप जाइए और पूरे कोशिश करना है कि पूरे इटली को यूनिफाइड करिए। तो कैवियर ने बोल दिया कि देखिए मैं सारे पार्ट को इटली को तो हम यूनिफाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो इमैनुअल ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप कोई एक पार्ट ले लीजिए। तो अब एक पार्ट कौन सा था? देखिए, ये वाला जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नॉर्थ साइड है। ये वाला जो बीच का एरिया है ये सेंट्रल इटली है। और ये वाला जो नीचे का पार्ट है ये साउथ इटली है। यानी आप देख सकते हैं ये जो डिमार्सिएशन मैंने किया हुआ है, ये नॉर्थ इटली ऊपर में है, बीच में सेंट्रल इटली है, और सबसे नीचे कौन सा है? साउथ इटली। तो कैवियर ने क्या बोला? कैवियर को जो काम दिया गया वो ये दिया गया कि आप पूरी इटली को आप मत देखिए, लेकिन आप नॉर्थ पार्ट में जाइए और नॉर्थ इटली का जो भी प्रिंसली स्टेट्स है उसको आप लोग इटली के अंदर किसी तरह लाने का कोशिश करिए। तो अब वहाँ से शुरू होता है खेल। कैवियर जो है 1859 में ये पहुँचता है नॉर्थ में, है ना। कौन सा नॉर्थ एरिया? इटली का नॉर्थ एरिया। इस नॉर्थ एरिया पर ऑस्ट्रिया किंगडम का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा करता था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, हैब्सबर्ग एम्पायर, है ना। मुझे पता है कि आप लोगों ने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ये नॉर्थ इटली में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था। तो ये यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, लोगों से को बहुत ताल मतभेद हर तरह की चीज़ें को इन्होंने फेस किया, स्ट्रगल किया, और फाइनली ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए। कौन? कैवियर। यानी कि ये जो नॉर्थ जो एरिया था ये पूरे तरह से अब हो चुका था कौन से रीजन के अंदर में? सार्डिनिया पेडमोंट के रीजन में। देखिए, ज्योग्राफिकल चेंजेस नहीं हुआ, ऐसा मत समझिए कि ये वाला एरिया आकर यहाँ चला गया, नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। हुआ बस ये कि इस एरिया में जो लोग कंट्रोलिंग जो था, ये जो नॉर्थ हैब्सबर्ग एम्पायर कर रहे थे, अब वहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर का दबदबा नहीं, किसका दबदबा हो रहा था? सार्डिनिया पेडमोंट रीजन के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल टू, उनका। तो एक एरिया तो इनका हो चुका था। अब देखिए बीच में हमारा जो है कौन सा है? बीच में हमारा जो एरिया बचा ये है सेंटर। तो अभी हम सेंटर की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे ये हमारा साउथ पार्ट। देखिए साउथ पार्ट में क्या था, यहाँ पर स्पेन में एक बॉर्बन डायनेस्टी हुआ करता था, बॉर्बन डायनेस्टी। तो ये जो साउथ पार्ट हुआ करता था, इस साउथ पार्ट में इन्हीं का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा गया। किसका? ये बॉर्बन डायनेस्टी का। ये स्पेन का जो रीजन था, इस स्पेन के रीजन में इस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा देखा गया। अब देखिए बेसिकली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, ग्यूस्पी गैब्रिएल्टी। ग्यूस्पी गैरिबल्टी जो है बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए अब एक काम तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने पूरा कर लिया, नॉर्थ को किंग विक्टर इमैनुअल के अंदर में सौंप कर। अब साउथ को भी करना होगा, फिर बाद में सेंटर को भी करना होगा। तो अभी साउथ में क्या हुआ, ग्यूस्पी गैरिबल्टी जो हैं इनको काम दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने काम को फिर आगे बढ़ाया। ये जो ग्यूस्पी गैरिबल्टी हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे एरिया जो साउथ का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ का जो लोकल पीजेंट हुआ करते थे, लोकल पीजेंट्स होते थे, मजदूर, किसान वर्ग, छोटे छोटे बिजनेसमैन वाले लोग भी जो होते थे, उन सबको ये लोग कन्विंस करते हैं। कौन कन्विंस करते हैं? ये ग्यूस्पी गैरिबल्टी कन्विंस करता है। और कन्विंस करके किसी तरह से तो वहाँ के एम्पायर के खिलाफ उन पीजेंट्स को ये लोग क्या करते हैं गैरिबल्टी, उसके अगेंस्ट में, ये जिसको बोल देते हैं ना कि उस एम्पायर के अगेंस्ट में इन्होंने फोड़ दिया। अब वो उस एम्पायर के नहीं, अब वो इनके एम्पायर के अब गुनगाने लगे। तो गैरिबल्टी रियली में किस एम्पायर का था? उसको भेजा किसने था? पेडमोंट के जो राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल टू। नॉर्थ के लिए किसको भेजा था? कैवियर को। और साउथ के लिए किसको भेजा था? ग्यूस्पी गैरिबल्टी को। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा है, जस्ट यहाँ पे देखिएगा कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज का मतलब देखिए, ये जो साउथ पार्ट है ना, यहाँ पर ये दो किंगडम ऐसा निकला हुआ है, सिडोपोडिया टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये सिडोपोडिया टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को ये लोग क्या बोल रहे हैं? किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज, है ना। यानी दो सिसलीज, यानी छोटे छोटे जो समूह है ना, इनका किंगडम। तो इस पूरे एरिया को क्या किया गया?
इन्होंने पीजेंट्स को कैप्चर में करके इन्होंने क्या किया, ये पूरा सार्डिनिया पेडमोंट रीजन के कंट्रोल में ले लिया। अब क्या हुआ, ये इमैनुअल टू ने गैरिबल्टी को काम दिया साउथ के लिए, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। यही विक्टर इमैनुअल टू ने कैवियर को काम दिया, किसके लिए, ये नॉर्थ एम्पायर को कैप्चर करने के लिए, इसने भी पूरी तरह से काम कर दिया। अब बच गया कौन सा, अब बच गया इनका सेंट्रल पार्ट। सेंटर पार्ट में जो थे ये कंट्रोल जो थे वहाँ के पोप हुआ करते थे। पोप जो आपको पता होगा, पोप जो होते हैं ना, वो जो रिलीजियस फार्म्स जो होते हैं, रिलीजियस लोग जो होते हैं, जो उनके पुजारी जो होते हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में, तो उनको वो इससे बड़े सम्मान से इनको पोप कहे जाते थे। तो पूरे सेंट्रल रीजन में पोप का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दबदबा था, डोमिनेंसी था। इसलिए इस सेंट्रल रीजन को हम लोग पैपल स्टेट के नाम से भी जानते थे, पैपल स्टेट, है ना। अब देखिए, अब ये नॉर्थ वाला एरिया तो रहा नहीं, साउथ वाला एरिया भी अब रहा नहीं। मतलब एरिया तो था, लेकिन जिस तरह से पहले ये मोनार्कियल सिस्टम में था, अब तो उस तरह से रहा नहीं। अब ये किसके कंट्रोल में हो गया, राजा विक्टर इमैनुअल टू के कंट्रोल में हो गया। अब ये दोनों चीज़ों, जब ऊपर का भी सहारा खत्म और नीचे का भी सहारा खत्म, तो ये बीच वाला जो एरिया जो सेंट्रल पैपल स्टेट था, ये बेसहारा अपने आप को फील करने लगे। इनको ये लगने लगा कि अगर हम खुद सरेंडर अगर नहीं करेंगे, तो या तो ऊपर इमैनुअल टू है और नीचे भी यहाँ इमैनुअल टू है, या तो हमको उखाड़ के फेंक देगा, सत्ते से हटा देगा, या वो जैसे चाहेगा वैसे यूज कर लेगा। तो इन्होंने उस डर से क्या किया, अपने पावर को सेल्फ डाइल्यूट कर दिया, अपने आप को खुद सरेंडर कर दिया। और इस तरह से ये पूरा रीजन जो है ये किसके कंट्रोल में हो गया, सार्डिनिया पेडमोंट के रीजन में। और वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, विक्टर इमैनुअल टू, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रहा है, वो कौन सा बात है, कंडीशंस के बारे में। देखिए, अब कंडीशंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, लिटरेसी जो है, लिटरेसी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा था। इलिटरेसी, नॉट लिटरेसी बल्कि इलिटरेसी, यानी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम था, है ना। मतलब कम पढ़े लिखे होने के कारण लोग सही से कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि एम्पायर में क्या चल रहा है, लोगों में क्या चीज़ चाहिए, राजा क्यों ऐसा कर रहा है। और देखिए, ये जब गिउस्पी गैरिबल्डी जब यहाँ पर आता है, तो बहुत मतलब कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनका क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि गिउस्पी गैरिबल्डी जब यहाँ पर लोकल पीजेंट्स को जब यहाँ कन्विंस करने के लिए आता है, किस चीज़ के लिए कन्विंस करने, वो अपने सत्ता में मिलाने के लिए, वो जिस एम्पायर में है उस एम्पायर के खिलाफ भड़काने के लिए जब ये यहाँ आता है, तो कुछ लोग में कम पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने एक स्लोगन वहाँ बड़ा पॉपुलर किया, इटालिया, इटालिया, जिसको आगे ला इटालिया के नाम से भी बोला गया। ला इटालिया मतलब, कहने का मतलब, कुछ लोग ऐसा एजम्पशन कर रहे थे, प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ये गिउस्पी गैरिबल्डी को इसलिए आया है क्योंकि यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, लगता है विक्टर इमैनुअल टू की वाइफ को कहीं ना कहीं कब्जा करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं बंदी बना कर रखा हुआ है। तो मतलब बताइए, वो मतलब लोगों में थोड़ा इतना भी, मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रियली में मैटर क्या है। मतलब वो अपना इमेजिनेशन, एक फॉल्स दुनिया में वो लोग अपना वो लाइफ को देख रहे थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ जो पढ़ाई थी, वो इलिटरेसी जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्लो चार्ट में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं इसी चीज़ को आगे। यहाँ पर ये है कि देखिए, ये जो खेल है, ये जो खेल है बेसिकली, ये खेल शुरू कब हुआ था, ये खेल शुरू तभी हुआ था जब गिउस्पी मैज़ीनी आया था। आपको पता है मैज़ीनी, मैज़ीनी एक फेमस नाम है, आपने पढ़ा होगा पहले भी। इसने क्या किया था, सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया था। सीक्रेट सोसाइटी में का काम क्या था, रिवॉल्यूशंस को आगे बढ़ाना। सीक्रेट सोसाइटी बना, लेकिन आगे जाकर ये क्या हो गया, फेल्ड हो गया था, है ना, फेल्ड हो गया। लेकिन देखिए, वो जो होता है ना, 1857 में इंडिया में क्रांति आया, अपने हमारे भारत में क्रांति आया, लेकिन ये क्रांति पूरी तरह से फेल हुआ, लेकिन फिर भी इसने एक इम्पैक्ट डाल दिया ब्रिटिशर्स पर, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल थ्रेट डाला कि चलो, इंडियंस जो पहले पहले कहीं ना कहीं गुलाम हुआ करते थे, वो गुलाम भी अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में अब जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल थ्रेट था, है ना, ब्रिटिश के लिए साइकोलॉजिकल थ्रेट की तरह काम किया। सेम उसी तरह से गिउस्पी मैज़ीनी ने यहाँ सीक्रेट सोसाइटी बनाकर क्या किया, रिवॉल्यूशंस को शुरू किया। अब देखिए क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया, विक्टर इमैनुअल टू ने, है ना। यही विक्टर इमैनुअल टू सार्डिनिया पेडमोंट रीजन के जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट के जो मालिक थे, इसको आगे बढ़ाया गया।
कैसे आगे बढ़ाया गया? किंग विक्टर इमैनुअल टू ने क्या किया, वहाँ पर एक जो सार्डिनिया पेडामोंट का रीजन था, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन थे? कैवियर थे। कैवियर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कैवियर जो थे ना, ये थे यहाँ पे इटली में, लेकिन इनका फ्रांस के साथ भी रिलेशन बड़ा अच्छा था, इसलिए इनको डिप्लोमेट बोला जाता है। मतलब ये थे इटली के, लेकिन इनका फ्रांस से तालमेल भी बड़ा अच्छा था। तो विक्टर इमैनुअल टू ने इनको एक इस वजह से भी चुना कि फ्रांस में कुछ यहाँ पर फ्रांस स्टेट का भी कब्जा था, तो फ्रांस से इनका तालमेल अच्छा था, तो इसलिए सोचे कि अगर कम एफर्ट्स में ये क्या हो सकता है, ये यूनिफाइड हो सकता है। इसके बाद ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने डिफीट किया कौन से एम्पायर को? नॉर्थ में हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर, हमने पढ़ा अभी ऊपर में। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके बाद क्या हुआ, इसी मूवमेंट को आगे किसने बढ़ाया? गैरिबल्टी ने बनाया, साउथ इटली को अपने कब्जे में लेकर। कैसे साउथ इटली को कब्जे में लिया? इन्होंने सारे पीजेंट्स को जो साउथ इटली के थे, इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, है ना, और सारे कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वहाँ के एम्पायर के अगेंस्ट में वहाँ के पीजेंट्स को क्या किया? भड़का दिया। अब इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग उनके क्लच में आने लगे, और जब उनके क्लच में आने लगे तो इनडायरेक्टली कौन कौन उसके लीडर हो गए? इमैनुअल टू, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो आया, बीच वाला जो हमारा स्टेट था, सेंट्रल पेपल स्टेट, ये खुद से अपने पावर को क्या किया? इसने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से पूरा इटली जो है यूनिफाइड हुआ। तो होप सो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो यूनिफिकेशन वाला जो कंसेप्ट है, ये चीज़ एकदम क्लियर हुआ होगा। तो देखिए चीज़ क्या है कि मैंने यहाँ पर डायग्राम्स को ही बनाया हुआ है, उसी डायग्राम्स को मैंने यहाँ भी लिया हुआ है। तो मेरी कोशिश यही हो रही है कि प्रेजेंटेशन में आप लोगों को अच्छा दूँ, क्योंकि ख़राब प्रेजेंटेशन होने के कारण कभी कभी चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए वही होता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा समय लगा वीडियोस में, लेकिन ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और कॉन्सेप्ट बहुत इजी होगा। देखिए हम फ्लो चार्ट से ही हम पूरे कॉन्सेप्ट को आपको ख़त्म कर देंगे, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग पिछले वीडियोस की तरह इस बार कोशिश करिएगा कि कमेंट और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दीजिएगा, और लाइक्स दीजिएगा, और ताकि कमेंट में ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि वीडियोस आप लोगों के लिए कैसा रहा, क्या वीडियो से आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि इसके बाद मैं 2 वीडियोस और लाऊंगा इस सीरीज़ में, जिसमें पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, जिसमें मैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है, उसको मैं चर्चा करते हुए बहुत सारे एमसीक्यूज़ के भी सीरीज़ को मैं लाऊंगा। और एक चीज़ और भी है कि आप कमेंट करिएगा, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आप लोगों के लिए फ्रूटफुल कैसे था, क्या क्या आपको पसंद आया या नहीं आया। और आप लोग जल्दी से फीडबैक दीजिएगा, और जल्दी से डिमांड करिएगा, तो मैं कितना भी अगर बिजी हो जाऊं या कितना भी कुछ हो जाए, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा वीडियोस बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का जो पढ़ाई का क्यूरियोसिटीज़ है, तो ये चीज़ आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा आ गया है, और मुझे ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अपना पढ़ाई को एकदम बनाए रखिएगा, पढ़ाई को रोकिएगा मत। लॉकडाउन का टाइम है, जितना बेनिफिट ले सकते हैं लीजिएगा। सोशल साइंस में वैसे भी नंबर जो है वो 98, 97, 99, इवन 100 तक भी टच हुआ है, लेकिन सिंपल ये चीज़ है कि आप लोग का पोटेंशियल होना चाहिए, आप लोगों का पोटेंशियल दिखना चाहिए। ये अब एवरेज सब्जेक्ट्स नहीं रहा, ये अब बहुत मार्क फेचिंग सब्जेक्ट हो चुका है। तो एक इसको इंटरेस्ट की तरह लीजिए, इवन मैथ साइंस से भी कहीं ज़्यादा अब इसमें मार्क्स आ रहा है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैथ साइंस को आप लोग अवॉइड करना है, उसको तो प्राइमरी रखना है, लेकिन इसको भी प्राइमरी रखना है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज में टॉप वही करेगा जिसमें बच्चों के सारे सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स आएंगे। अगर एक मार्क्स भी पीछे रह गया तो वो ओवरऑल परसेंटेज में पीछे रह जाएगा। सो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और बहुत जल्द मैं अगली सी वीडियोस को भी लेकर आ रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।